Hello everyone, welcome to Topper's Notes. Today is 24th of April 2022 and today we'll be going to discuss the following articles. First is Art Museums and the Craft of Democracy. तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 3 मूर्ति एस्टेट जो है न्यू दिल्ली में वहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया है, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये आर्टिकल आया है, तो ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर टैपिंग अ फ़ोन टैप करने का जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, तो वील बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. फिशिंग फॉर वर्केबल सोल्यूशंस इन द पाक बे. तो बेसिकली पाक बे रीजन में जहाँ पर श्रीलंकन और इंडियन फिशरमैन के बीच में आर्ग्यूमेंट रहता है, कई बार इंडियन फिशरमैन की जो बोट्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, उनको श्रीलंका की जो नेवी है, कोस्ट गार्ड है, उसने कई बार कैप्चर भी कर लिया है. तो बेसिकली इस पे जो इशू है फिशरमैन इशू, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है. नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला है. अब ये क्या है इस आर्टिकल में ये सब दिया हुआ है. नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर लॉन्चेस स्कीम्स फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स. तो डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड स्कीम्स लॉन्च की गई है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, तो उसके बारे में एक डिस्कशन है. नेक्स्ट, स्टैलिन सीक्स PM हेल्प फॉर कोल महाराष्ट्र टू इम्पोर्ट स्टॉक्स. तो बेसिकली जो कोल शॉर्टेज हो रहा है उसकी वजह से जो स्टेट्स सफ़र कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में एक आर्टिकल है. ऑलराइट. ग्रीन फ्यूल पावर्ड सैटेलाइट इंजन. तो एक इंडियन स्टार्टअप है, उसने एक सैटेलाइट इंजन बनाया है जो कि ग्रीन फ्यूल से पावर होता है. ठीक है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल है, विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. एंड लास्ट इज इंडिया UK रिलेशंस गिवन अ बूस्ट. तो बेसिकली इंडिया जो UK के प्राइम मिनिस्टर फिलहाल इंडिया के दौरे पे हैं, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है. सो लेट्स स्टार्ट. डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च स्कीम्स फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स. डिफेंस स्टार्टअप से रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो अभी रिसेंटली हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने लॉन्च की है. सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़? कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ डेव कनेक्ट 2.0 अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है. उसी के दौरान जो 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX प्राइम एंड द 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज स्कीम्स? इट इज़ टू इनकरेज डिफेंस स्टार्टअप. ठीक है, तो आपको पता होगा मेक इन इंडिया के अंडर सबसे बड़ा जो एक प्रमोशन जिसका हो रहा है वो है डिफेंस, कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है इंडिया इंपोर्ट करता है वो मोस्टली इंडिया में ही डेवलप हो, ऐसा एम्फेसिस गवर्नमेंट जो है वो कर रही है. तो उसी के रिगार्डिंग स्टार्टअप्स को जो मोटिवेट करने के लिए इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप हो, उनको इनकरेज करने के लिए रिसेंटली 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं. तो आपको पता होगा कि ये जो डिस्क है ये इसका 6th वर्जन है, इसके पहले भी इसके 5 वर्जन्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम्स. तो फर्स्ट है IDEX प्राइम. IDEX प्राइम का क्या एम है? टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग सपोर्ट बियॉन्ड 1.5 करोड़ टू 10 करोड़ टू हेल्प द एवर ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन द सेक्टर. तो सबसे बड़ा जो क्रंच आता है स्टार्टअप्स को वो होता है रिसोर्स क्रंच, या फिर हम कह सकते हैं फंडिंग क्रंच. उसी की वजह से मोस्टली लोग जो हैं वो अपना स्टार्टअप जो है कर नहीं पाते हैं, और मोस्टली डिफेंस में बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन और रिसर्च की भी ज़रूरत होती है. तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए IDEX प्राइम जो है गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? इट इज़ टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to science and technology professionals to understand futuristic technologies such as AI, augmented reality, blockchain and space technologies. ठीक है, तो ये जो हमारा जो रिसेंटली जो ये स्कीम है ये जो है पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए नहीं है, ये इसीलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है हमारा
रिसर्च है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाए। आपको पता होगा कि जितनी भी हैं अभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है और इन पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, तो इंडिया इन सब चीज़ों में लैग बिहाइंड ना हो, पीछे ना रह जाए, इसलिए गवर्नमेंट जो है इनको प्रमोट करने के लिए ऐसी स्कीम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा रही है। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पीपल। ठीक है, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी इसके थ्रू जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको इसके थ्रू जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अब आपको पता है कि अगर डिफेंस में प्रोडक्शन अगर इंडिया में ही होता है तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पीपल हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता था, तो उसकी वजह से जो है इंडियंस को कोई फ़ायदा नहीं होता था, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी उससे खर्च होते थे, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट को भी ये एक तरीके से जो हमारे रिसेंटली जो स्कीम्स आई है वो उसको प्रमोट करेंगी। अब हम बात करते हैं डिस्क 6 की। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू एआई एडवांस इमेजिंग एंड सेंसर सिस्टम्स। तो ये जो हमारा स्टार्टअप चैलेंज इस बार जो आया है, स्टार्टअप चैलेंज, वो पूरा का पूरा जो है न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से ही रिलेटेड है, लाइक एआई एडवांस इमेजिंग एंड सेंसर सिस्टम्स। तो ये जो स्कीम्स थी दोनों, ये तो रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं ताकि डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। इसमें एक है डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट। डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि डेयर टू ड्रीम, यानी आपको कुछ सोचना है, कुछ इनोवेशन करना है। तो ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। हर साल 2019 के बाद हर साल ये कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर डीआरडीओ कोई थीम जो है वो दे देते हैं और फिर उस पर स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को जो है वो इस पर थिंकिंग करने के लिए छोड़ देते हैं कि आप कुछ थिंक करो, कुछ नया लेके आओ, और फिर जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी अच्छे आइडियाज़ होते हैं, उनको जो है फंडिंग मिलती है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में नए नए आइडियाज़ आते हैं ताकि वो डीआरडीओ के पास में नए नए आइडियाज़ आते हैं ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सके, उससे रिलेटेड आइडिया ले सकें। सेकंड जो स्कीम है या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इस डायरेक्शन में, वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टीडीएफ स्कीम। तो टीडीएफ स्कीम के अंडर क्या होता है, ये भी डीआरडीओ ही कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर क्या होता है, एमएसएमईज़ और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी के लिए इसमें फ़ंड जो है वो दिया जाता है, प्लस उनको प्रमोट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ स्टार्टअप मूव्स लिए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्म सर्विसेज हैव आइडेंटिफाइड 53 प्रोजेक्ट्स अंडर मेक टू कैटेगरी। मेक टू कैटेगरी के अंडर ये प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इनको फंडिंग मिलेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट प्रोडक्शन पॉलिसी प्रॉमिस दैट द गवर्नमेंट विल सेट अप 1000 करोड़ फंड फॉर स्टार्टअप्स दैट वुड बी सेलेक्टेड थ्रू हैकेथॉन्स। तो ऑल इंडिया में इंडिया में जो है हैकेथॉन्स कंडक्ट करवाई जाएंगी और उनके थ्रू जो चीज़ें, जो स्टार्टअप्स जो है रिकॉग्नाइज होंगे, उनको फंडिंग मिलेगी और उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन इस फील्ड में होगा। ड्राफ्ट ऑफसेट पॉलिसी डिस्क्राइब मूव्स टू सेटअप सेबी रेगुलेटेड फंड दैट विल प्रमोट स्टार्टअप्स एंड विल परमिट फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स टू मीट ऑब्लिगेशंस दैट रन ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सेबी रेगुलेटेड फंड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि इसमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व हैं। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को जब फंडिंग मिलेगी तो वो सेबी रेगुलेटेड होगी ताकि स्टार्टअप्स को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और इंडिया के साथ साथ जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में एक्वायर की जा सके। उसके अलावा न्यू रूल्स फॉर होम ग्रोन स्टार्टअप्स इन एन अटेम्प्ट टू मेक देम फोकस ऑन कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी नए रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ जो है फोकस कर सकें। सो दीज वर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट for promoting the defense startups. So let's move to the next article, that is Indian Space Research Organization ISRO to conduct RLV landing experiment. तो ISRO जो है वो recently जो उनकी RLV टेक्नोलॉजी है, RLV TD प्रोग्राम है, that is Reusable Launch Vehicle Technology Demonstration, RLV TD, इसके अंडर ही LEX that is
लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो RLV-TD के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से ही एक जो कंपोनेंट है वो है LEX। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द RLV-LEX। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एन अनमैन्ड विंग्ड प्रोटोटाइप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2.3 to 2.4 किलोमीटर ऑन अ हेलीकॉप्टर एंड रियलाइजिंग इट टू लैंड एट अ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एयर स्ट्रिप। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू उसको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, एक प्रोटोटाइप को, जिसमें कोई भी इंसान नहीं है, अनमैन्ड है, ठीक है, अनमैन्ड प्रोटोटाइप को ये लोग इतनी एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पे वाया हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर के थ्रू इस एल्टीट्यूड पे इसको लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो एयर स्ट्रिप है, DRDO की एयर स्ट्रिप यहाँ पर है, तो ये इसको इस एल्टीट्यूड पे से इसको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, लेकिन 3.7 किलोमीटर दूर। ठीक है, इसका क्या मोटिव होता है कि ये इट मस्ट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑटोनॉमसली, गेन वेलोसिटी, मेंटेन कंट्रोल एंड कम इन लाइक एनी टिपिकल एयरक्राफ्ट। तो ये क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और फिर इसको अपने आप ही यहाँ पर लैंड होना होता है ऑटोनॉमसली, अपनी वेलोसिटी खुद गेन करेगा, अपना कंट्रोल खुद मेंटेन करेगा, और उसके अलावा किसी भी टिपिकल एयरक्राफ्ट की तरह अपने व्हील्स को, रियर व्हील्स को टच करते हुए यहाँ पे लैंड करेगा। अगर ये इस एक्सपेरिमेंट में जो है सक्सेस होता है, तो इसका मतलब ये जो है वो रीलॉन्चिंग के लिए जो है एलिजिबल है। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द RLV-LEX। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अ पैराशूट विल देन बी डिप्लॉयड फॉर ब्रेकिंग, और फिर लास्ट में जो है एक पैराशूट है डिप्लॉय हो जाएगा और उससे ब्रेकिंग जो है वो हो जाएगी। सो चीपर एक्सेस टू स्पेस इज़ व्हाट मेक्स एन RLV अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो है एक रॉकेट जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसको फिर जो अभी तक के जितने भी रॉकेट बने हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, यानी उनको आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते। एक रॉकेट जब फिर से अर्थ पे लैंड होता है तो वो फिर से यूज़ के लिए नहीं रह जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ये जो RLV टेक्नोलॉजी है वो इसलिए जो है यूज़ की जा रही है, डिप्लॉय की जा रही है, ताकि चीपर एक्सेस टू स्पेस, यानी स्पेस में जो एक्सेस है वो चीपर हो सके। कैसे, अगर हम इसे बार बार यूज़ कर सकेंगे तो हमारा जो है खर्चा कम हो जाएगा, हमें कम फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्हीकल्स को और ज़्यादा डेवलप, ऐसे रॉकेट्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे। अगर आपने फाल्कन 9 का नाम सुना हो, ये फर्स्ट RLV है। ठीक है, इसे जो है डेवलप किया है स्पेसएक्स ने, जो टेस्ला की कंपनी है उन्होंने इसको जो है इलॉन मस्क की जो कंपनी है उन्होंने इसको डेवलप किया, और ये फर्स्ट RLV है और इसी के लाइंस पे इंडिया के इसरो भी इसे डेवलप कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं RLV-TD प्रोग्राम की, जिसके अंडर RLV-LEX यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस। तो ये एक पूरा एक जो है सीरीज़ है एक तरीके से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस की, दैट हैव बीन कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग 2 स्टेज टू ऑर्बिट फुली रीयूजेबल व्हीकल। तो फुली रीयूजेबल व्हीकल्स की तरफ बढ़ने का ये फर्स्ट स्टेप है। इसी से जो एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं वो ही एक फाइनल टेक्नोलॉजी, एक फाइनल फुली रीयूजेबल व्हीकल को जो है जनरेट करेंगे। अ विंग्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLV-TD हैज़ बीन कन्फिगर्ड टू एक्ट एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड टू एवेलुएट वेरियस टेक्नोलॉजीज़। तो इनको यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको एवेलुएट किया जाता है। फर्स्ट है हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनॉमस लैंडिंग, powered cruise flight and hypersonic flight using air breathing propulsion. So these technologies will be developed in phases through series of experimental flights. तो अभी हम जो है एक्सपेरिमेंटल फेज़ में हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या हमारा RLV तैयार हो गया है, तो उसका जवाब है नहीं, अभी हम जो है डेवलपमेंटल फेजेज़ में हैं और हम कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट्स कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हम फाइनल टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकें। सो फर्स्ट इन द सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स इज़ द हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। तो ये हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फॉलोड बाय लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम जो है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट पर पहुँचे हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो होंगे रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट्स एंड स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्ट म्यूजियम्स एंड द क्राफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये एक द हिंदू का एडिटोरियल है
रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली जो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तीन मूर्ति एस्टेट दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग जो है ये एडिटोरियल है कि क्या इनका मानना है, क्या ये अपने व्यूज़ उस जो ये रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय उस पर क्या ये बोलते हैं. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो है पिक्चर है ये संग्रहालय की है. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री संग्रहालय. प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है? इसे हम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम भी बोलते हैं. रिसेंटली ओपन हुआ है, डेडिकेटेड टू ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. अभी तक इंडिया में जितने भी पीएम रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, उनकी कुछ बिलोंगिंग्स हैं, उनकी कुछ मेमोरीज हैं, उनके कुछ फॉरेन जो विज़िट के कुछ गिफ्ट्स हैं, या फिर उनके कुछ भी जो हैं उनके कुछ भी पोएम्स या आर्टिकल्स हैं, तो उन्हीं सबको यहाँ पर संग्रहालय में रखा गया है और उनको पब्लिक जो है पब्लिक के लिए देखने के लिए इनको जो है संग्रहालय में दिखाया गया है. ठीक है. सो तीन मूर्ति भवन वाज अ रेजिडेंस. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीन मूर्ति भवन आखिर है क्या, सो तीन मूर्ति भवन वाज द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड वाज कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल आफ्टर हिज डेथ विच हैज़ बीन रिफर्बिश्ड टू हाउस द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम. तो जो पहले इनका जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो रेजिडेंस था तीन मूर्ति भवन, उसको फर्स्टली तो इन्होंने मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अभी इसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में रिफर्बिश किया गया है. ठीक है. तो अब राइटर बताते हैं कि म्यूजियम्स जो हैं यानी जो संग्रहालय होते हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या उनका महत्व है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट म्यूजियम स्टार्टेड इन यूरोप इन 18th and 19th centuries alongside the rise of nations, colonial empires and industrialization. यानी 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पे जब बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वो बन रहे थे, हमें पता है यूएस का है उस समय पे बर्थ हुआ ही था. कॉलोनियल एम्पायर्स की बात करें तो जो ये ब्रिटेन और ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी कॉलोनीज़ वर्ल्ड वाइड डेवलप हो रही थी. इंडिया भी उसी का ही एक पार्ट था. उसके अलावा एक जो मेजर इनका फोकस था इस टाइम पीरियड का, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी उस समय पे औद्योगिकीकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे था और ये लोग बहुत ही एक्सटेंसिवली अपने जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे थे. और इंडिया से भी आपको याद हो तो रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाया जाता था और वहाँ पे यूके में, ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाता था. ठीक है. सो दिस वाज द टाइम जब है आर्ट म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन भी यूरोप में स्टार्ट हुआ. इन द ओल्डेस्ट एरा द प्राइमरी पर्पस ऑफ द म्यूजियम वाज टू नर्चर पैट्रियोटिज्म एंड शोकेस ट्रायम्फ. तो इनका क्या पर्पस था ओल्डर एरा में कि क्या इनको क्यों म्यूजियम बनाए जाते थे? सबसे पहले तो देशभक्ति दिखाने के लिए कि जो भी इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अगर किसी ने अपना बलिदान किया है या फिर किसी ने बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा काम किया है, तो उन्हीं सबको दिखाने के लिए जो है म्यूज़ियम्स को बनाया जाता था. उसके अलावा अगर किसी ने कोई बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है तो उसको भी, ट्रायम्फ को भी दिखाने के लिए ये लोग म्यूज़ियम का यूज़ करते थे. म्यूज़ियम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शोकेसिंग द एस्थेटिक, सोशल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट. ठीक है. तो ये जो है पुराने टाइम में लोगों ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, एस्थेटिक, सोशल, साइंटिफिक अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं लोगों की, तो उन सबको शोकेस करने के लिए जो है म्यूज़ियम का यूज़ किया जाता है. द एग्जीबिशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द पास्ट कैन बी यूज टू कंपेयर एंड एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन. तो ये इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कि जो आइटम्स एग्जीबिशन में हैं, जैसे कि डिफरेंट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, जैसे कि मेसोपोटामिया का, इजिप्ट का, पर्सिया का, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये जितने भी पुराने जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनसे बिलोंगिंग्स जो होती हैं, उन सबको जो है हम देख कर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा जो है कौन सा सिविलाइजेशन कितना आगे था, कौन सा सिविलाइजेशन में क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए थे. तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से म्यूज़ियम के थ्रू एक तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं. और एक तरीके से देखा जाए तो म्यूज़ियम एक बहुत ही अच्छा गेटवे है अपने पास्ट को देखने का.
हम कभी राजा महाराजाओं को देख नहीं पाए, लेकिन उनके जो भी बिलोंगिंग्स हैं उनको देख के, जैसे कि राजस्थान में जितने भी राजा थे उनके कुछ बिलोंगिंग्स म्यूज़ियम्स में रखे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पर उनके बिलोंगिंग्स हैं, उनके चैरियट्स हैं, उनके जो भी हैं उनके वेपन्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी जो शान और शौकत है उसको कई जगह पर प्रिजर्व किया गया है। तो हम लोग जो है पास्ट में वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन इन म्यूज़ियम्स के थ्रू हम उस चीज़ को रिप्लेनिश कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि आखिर उस समय पर होता ही क्या था। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक मेमोरी होती है कि हम अपने पास्ट के बारे में म्यूज़ियम्स के थ्रू जान सकते हैं। द इमर्जेंट कंट्रीज आफ्टर डीकोलोनाइजेशन बिल्ट म्यूज़ियम्स टू बॉल्स्टर देयर नेशनल नैरेटिव्स। इंडिया इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में डीकोलोनाइजेशन हुआ था, उसके बाद में इंडिया में भी काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स जो हैं बने, ठीक है। तो ये किसके लिए थे? ताकि हमारे नेशनल नैरेटिव्स को बोल्स्टर किया जा सके। जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी लंबा था, 200 साल हमारे ऊपर राज किया गया। उस समय पे इंडिया के बहुत ही सारे लोगों ने अपनी जान दी, बहुत ही सारे जो हैं लोग शहीद हुए, उसके अलावा काफ़ी सारे जो हैं स्ट्रगल्स हुए। तो उन सब की बिलोंगिंग्स, उन सब से जुड़े हुए लोगों को, नेशनल नैरेटिव्स को जो प्रिजर्व करने का एक जरिया होता है वो म्यूज़ियम ही होता है। सो व्हाट आर द कंसर्न्स ओवर द रीसेंट प्लान्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग नेशनल म्यूज़ियम। तो ये जो है वो पुराने म्यूज़ियम्स की बात हो रही थी कि पुराने म्यूज़ियम्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन राइटर जो है कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करते हैं कि जो है अभी रिस्ट्रक्चरिंग जो म्यूज़ियम्स की हो रही है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। क्रिटिक्स ओपाइंस दैट द न्यू म्यूज़ियम विल बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट एक्नॉलेजिंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज एंड इंडियाज़ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इट्स कन्फ्लिक्ट्स। तो इनका ऐसा मानना है, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है कुछ क्रिटिक्स का, कि जो ये नए म्यूज़ियम बन रहे हैं वो शायद हो सकता है कि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को एक्नॉलेज ना करें, कुछ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर ले और पुराने कल्चरल हेरिटेज को, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है उसको भूल जाएं। इसके अलावा इंडियाज़ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इट्स कन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, हो सकता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं अभी के जो लोग हैं जो म्यूज़ियम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उनको दबाना हो सकता है कि वो उनको इंक्लूड ही ना करें, उनको इग्नोर कर दें। सो दीज आर द concerns of the critics. उसके अलावा experts feel that the plan to showcase a bold new India by developing a museum on Raisina Hill without many of the historical artifacts is a return to an older era where the museum nurtured nationalism and showcased triumph. तो ठीक है, ये इनका मानना है कि वहाँ पे वो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिसिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ अब इन्होंने जो कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं उसके रिगार्डिंग ये कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट को देते हैं कि आप इन सारे रिकमेंडेशंस को मानिए और जो है जो न्यू जो म्यूज़ियम बन रहा है, नेशनल म्यूज़ियम बन रहा है, उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें इनको अडॉप्ट कीजिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। इनका ये कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट कीजिए और पब्लिक को भी पूरा जो है एक्नॉलेज करिए कि आप जो क्या डेवलपमेंट्स इससे रिलेटेड कर रहे हैं। डिस्प्ले ऑफ कलेक्शन ऑफ करंट नेशनल म्यूज़ियम। अभी जो भी करंट नेशनल म्यूज़ियम चल रहा है उसके कलेक्शन को भी आप डिस्प्ले कीजिए। उसके अलावा डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स डिपिक्टिंग इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो इंडिया को और पूरे दुनिया को जोड़ते हैं उनको ज़रूर डिस्प्ले कीजिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कॉइन्स जो वहाँ पर मिले थे, अगर वो पर्सिया से आए थे तो वो इंडिया और ईरान की जो है कनेक्टेडनेस को दिखाते हैं, तो ऐसे कॉइन्स वहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई पेंटिंग थी जो इंडिया में गिफ्ट की गई थी या इंडिया में लाई गई थी किसी और कंट्री से, जैसे कि यूके से, तो उनको भी डिपिक्ट कीजिए। इससे इंडिया और यूके के जो है रिलेशंस हाईलाइट होंगे। इसके अलावा एक लेबोरेटरी फॉर द फ्यूचर भी सेटअप करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में क्या क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं उनको भी जो है एक्नॉलेज किया जा सके। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल। कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि है एक बैलेंस जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए दोनों चीज़ों के बीच में, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए ताकि एक फेयरली जो है रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम, हमारे जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उनका एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिकंस्ट्रक्शन हो सके। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज स्टालिन सीक्स पीएम हेल्प फॉर कोल महाराष्ट्र टू इम्पोर्ट स्टॉक्स। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं रिसेंटली, आप जो है करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा
कि देश में कोल शॉर्टेज चल रही है, कोयले की भारी कमी इंडिया में देखी जा रही है। तो उसी के बीच तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए जो है आह्वान किया है कि हमारी हेल्प करो, हमारे स्टेट के पास में जो है कोयला ख़त्म हो गया है और हमको जो है इसको इंपोर्ट करने में या फिर इसकी जो कमी है इसको पूरा करने में हमारी मदद करो। इवन महाराष्ट्र में तो इन्होंने जो है डिसीज़न भी ले लिया है कि ये अपने स्टॉक्स जो है इंपोर्ट करेंगे, यानी अदर कंट्री से डायरेक्ट डील करके जो है अपने स्टॉक्स जो हैं कोल स्टॉक्स जो है वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर रोड टू प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंश्योर adequate availability of coal for the power generation units in Tamil Nadu. Separately, Maharashtra Deputy CM said government plan to import some coal in order to cope with the electricity crisis in the state. तो ये जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसी को एक्नॉलेज करने के लिए, उसी को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कोल क्राइसिस का क्या स्टेटस है और ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। कोल स्टॉक्स एट मोर देन 100 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया हैव फॉलन बिलो 25% ऑफ द रिक्वायर्ड स्टॉक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, यानी 25% पे आ गए हैं। इसके अलावा मोर देन 50 थर्मल प्लांट्स हैव फॉलन बिलो 10%, प्रॉम्प्टिंग स्टेट्स टू सीक एडिशनल कोल सप्लाईज। तो इनके पास सिर्फ 10% का स्टॉक रह गया है और ये जो है वो और ज़्यादा कोल सप्लाईज को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स विच आर मोस्टली पावर्ड बाय कोल मीट 70% ऑफ इंडियाज़ पावर डिमांड। इंडिया की 70% पावर डिमांड जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स ही एक्नॉलेज करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो इसी बीच में अगर ये डिक्लाइन हो रहा है कोल स्टॉक्स का, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की पावर सिक्योरिटी पर एक थ्रेट है। ठीक है। 9 थर्मल पावर प्लांट्स विद द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस गीगावाट आर करंटली नॉन फंक्शनल, और इतने तो हैं जो वो अभी कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नॉन फंक्शनल है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ कोल। यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है कि कैसे डिप्लीटिंग स्टॉक्स हुए हैं। इतने मेगावाट कोल फायर्ड प्लांट्स ऑपरेटिंग इन 5 days स्टॉक, मतलब सिर्फ उनके पास 5 दिन का स्टॉक बचा है। ठीक है। एवरेज कोल स्टॉक डाउन बाय 8 days, और ये CIL जो है वो इसको डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि नो पैनिक, मॉनिटरिंग ऑन द डेली बेसिस। सो लेट्स डिस्कस। अभी हमने जो है स्टेटस देख लिया कि इंडिया में कोल क्राइसिस चल रहा है, क्या स्टेटस है, कौन कौन से थर्मल प्लांट्स में क्या क्या जो है कोल की अवेलेबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि कोल शॉर्टेज इंडिया में हुआ ही क्यों, इंडिया में कोयले की कमी कैसे आ गई, जबकि इंडिया तो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इंडिया इज़ वन अमॉन्ग द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। तो इसका फर्स्ट कारण है राइज इन डिमांड। आपको पता होगा कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो अक्टूबर तक जो है डिमांड हाई रहेगी। जब तक गर्मी रहेगी तब तक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी यूज़ होंगे, एंड जो भी बेवरेजेस हैं और सब कुछ है उनको ऑपरेट करने के लिए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको चाहिए होती है, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ताकि चीज़ों को कूल किया जा सके। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कोल की, तो इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको कोप अप करने के लिए ज़्यादा कोल यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, और उससे जो है कोल शॉर्टेज आ जाती है। उसके अलावा सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो कोविड के टाइम से ही चल रहा है। तो वो जो कोविड का जो डिसरप्शन अभी तक चल रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसे कोप अप नहीं किया जा सका है। तो आगे से कोल आ नहीं रहा है, तो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली कोल शॉर्टेज चल रही है। डिप्लीशन इन कोल सप्लाईज, तो इंडिया के जो खुद के डोमेस्टिक सप्लाईज हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। एज वी ऑल नो कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो ये जो है माइन से जो हम कोल निकालते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है इंडिया के अंदर, और इसलिए कोल सप्लाईज भी हैं जो वो कम हो गई हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस डिस्टर्ब द इम्पोर्ट्स। तो आपको पता है कि रशिया भी कोल एक्सपोर्ट करता है, तो अभी वहाँ पे जो सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी इम्पोर्ट्स डिस्टर्ब हुए हैं और इंडिया के अंदर कोल शॉर्टेज हो गई है। इंडिया ने क्या किया मेजर्स अपनाए हैं
गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किया उनके बारे में बात कर लेते हैं. द सेंटर हैज़ अलाउड स्टेट्स टू यूज़ अप 25% ऑफ देयर कैप्टिव कोल रिजर्व्स टू मीट राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड्स. ठीक है, तो जो हमारे जो कैप्टिव कोल रिजर्व्स थे जिनको अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो सेंटर ने जो है स्टेट्स को अलाउ कर दिया है कि आप अपने कैप्टिव कोल रिजर्व्स को यूज़ कर लो. ठीक है, ताकि ये जो शॉर्टेजेस को कोप अप किया जा सके. इट ऑल्सो अलाउज पावर प्लांट्स टू ब्लेंड इम्पोर्टेड कोल अप टू 10% ऑफ द टाइम टू रिड्यूस CIL's बर्डन. तो इम्पोर्टेड कोल का जो ब्लेंड है उसको भी इंक्रीज करके 10% कर दिया है. इन 2020 द सेंटर हैज़ पार्ट माइनिंग रिफॉर्म्स टू ब्रेक CIL's मोनोपोली ऑन द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया. ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने कुछ माइनिंग रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे, ताकि इंडिया के अंदर जो कोल की जो मोनोपोली है वो मोस्टली कोल इंडिया लिमिटेड के पास ही है, और हो सकता है कि वो अपने फुली पोटेंशियल पर वर्क ना कर रहे हों. इसलिए माइनिंग रिफॉर्म्स भी जो है इंडिया ने जो एड्रेस करवाए थे, पास करवाए थे, ताकि कोल शॉर्टेज को कम किया जा सके. तो कुछ रिकमेंडेशन भी ऑथर के द्वारा दिए गए हैं ताकि इंडिया के अंदर कोल शॉर्टेज को एड्रेस किया जा सके. So let's discuss about the recommendations. First is mining rebound, यानी माइनिंग को और ज़्यादा रिबाउंड करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि कोल जो है शॉर्टेज वो है उसको कम किया जा सके. इसके अलावा प्रायोरिटाइज पावर जनरेशन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी जो है जो पावर सप्लाई है वो बढ़ाई जा सकेगी और डिमांड पूरी की जा सकेगी. सप्लाई कंट्रोल्स करने पड़ेंगे. कई बार जो है अनलिमिटेड सप्लाई हो जाती है, उसकी वजह से कहीं पर तो ज़्यादा जो है सप्लाई और कहीं पर बिल्कुल जो है शॉर्टेज हो जाता है. तो उन्हीं सबको बैलेंस करने के लिए जो है डिस्कॉम्स को पावर सप्लाई कंट्रोल्स भी करने पड़ेंगे. इसके अलावा प्राइस इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके और कोल को इंपोर्ट भी किया जा सके. एंड देयर मस्ट ऑल्सो बी ए फोकस ऑन अल्टरनेटिव्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया को अपने अल्टरनेटिव्स की तरफ भी फोकस करना चाहिए, यानी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी तरफ इंडिया को जाना चाहिए, ताकि कोल के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, तो ये एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा. तो अभी से ही अगर हम ट्राई करें कि हम अल्टरनेटिव्स की तरफ मुड़ जाएं, यानी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ मुड़ जाएं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी और इंडिया की इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी डिक्रीज डाउन हो जाएगी. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ जाओ, क्योंकि आपको पता है हाइड्रो पावर यानी डैम्स से जो एनर्जी होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी तरफ हम जा सकते हैं. उसके अलावा हम नेचुरल गैस को भी एक तरीके से, ये तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है बट एक अल्टरनेटिव है, ताकि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नेचुरल गैस को भी यूज़ कर सकें. सो व्हाट्स द कंक्लूज़न यही है कि गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लाने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए. उसके अलावा इंडिया जो है अभी रशिया के साथ टॉक्स में है कि वो वहाँ से भी अपना कोल इंपोर्ट करेगा, तो ये बहुत ही लॉडेबल स्टेप है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पावर शॉर्टेज आ रही है, कोल शॉर्टेज आ रही है, वो रशिया फुलफ़िल कर सकता है अपने कोल सप्लाई के थ्रू. सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा लॉडेबल स्टेप है. इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ताकि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो और जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ भी हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरे हो सकें. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ग्रीन फ्यूल पावर्ड सैटेलाइट इंजन. तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन स्टार्टअप है मनस्तु, उसने एक ऐसा सैटेलाइट इंजन बनाया है जो कि ग्रीन फ्यूल से चलेगा और ये ऑर्बिट में 2023 में रिवॉल्व करने लग जाएगा. तो ये न्यूज़ में आया है. अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि रॉकेट्स जो हैं वो तो सैटेलाइट को ऑर्बिट्स में प्लेस कर देते हैं, उसके बाद में सैटेलाइट्स को अपने जो ऑनबोर्ड फ्यूल होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो फ्यूल होता है और जो इंजन्स होते हैं उनसे मैन्यूवर करना पड़ता है, ताकि वो ऑर्बिट के अंदर प्रॉपरली
रोटेट रिवॉल्व कर पाए और जो स्पेस डिब्री होता है, जो स्पेस में कचरा है पुराने सैटेलाइट्स का, एस्टेरॉइड्स के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, उनसे कोलाइड ना करे। ऑलराइट, तो इसके लिए सैटेलाइट्स खुद पे रिलाई करते हैं। While this task has been handled for several decades by engine powered by fuels such as monomethyl hydrazine, such fuels are toxic, highly volatile and cancer causing, thus raising several concerns over their safety. तो बेसिकली कई सालों से तो जो फ्यूल यूज़ हो रहा था वो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन था। ऑलराइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, वोलेटाइल, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं और कैंसरस भी होते हैं, कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो इसकी वजह से इनकी सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मनस्तु ने एक नई प्रपल्शन टेक्नोलॉजी बनाई है सैटेलाइट्स के लिए, और ये MS-289 द्वारा पावर्ड होगी, फ्यूल्ड होगी, जो कि बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो एडिटिव्स होते हैं उनका एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है। तो ये काफ़ी हद तक ग्रीन फ्यूल है, इको फ्रेंडली है। ऑलराइट, in order to initiate the combustion of this novel fuel, the company will be using a chemical catalyst that performs a similar reaction of a spark plug in automobile. तो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि ये जो फ्यूल है ये नया है, तो इसमें बेसिकली जैसे हम जो नॉर्मल व्हीकल चलाते हैं तो उसमें इग्निशन होता है, मतलब एक स्पार्क प्लग की तरह होता है जो कि फ्यूल को एक तरीके से रिएक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्यूल जो है वो उस ऑटोमोबाइल को चला सके। तो सिमिलरली कंपनी भी इसी तरीके का कोई केमिकल कैटलिस्ट लगाएगी, यूज़ करेगी, जिससे कि वो फ्यूल जो है उसके लिए एक स्पार्क प्लग की तरह वो काम कर सके। ऑलराइट, 3 variants of this propulsion system have been built to meet the requirements of satellites of different sizes. ठीक है, तो 3 वेरिएंट्स इस प्रपल्शन सिस्टम के बनाए गए हैं ताकि अलग अलग साइज के, चाहे छोटा सैटेलाइट हो, चाहे वो मीडियम साइज हो, चाहे वो एक लार्ज सैटेलाइट हो, इन अलग अलग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। द स्टार्टअप ऑल्सो एम्स टू डेवलप सैटेलाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम्स दैट कैन हेल्प एक्सटेंड द लाइफ इन ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार्टअप है वो ऐसे सैटेलाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम्स भी बनाएगा कि जिससे स्पेस में ही उन सैटेलाइट्स में जब फ्यूल की कमी हो जाए या फ्यूल ख़त्म हो जाए तो स्पेस में ही उनकी रिफ्यूलिंग हो जाए ताकि उनकी लाइफ कंपैरेटिवली एक्सटेंड हो सके। तो ये स्टार्टअप काफ़ी इनोवेशंस कर रहा है। नाउ व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस? सिमिलर टू aerial refueling tanker that can extend the range of an aircraft, this concept hopes to create a mechanism where a tanker fuel can dock with a satellite and fills its tank to extend its life. तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे जो एयरप्लेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर होता है। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है उस एयरप्लेन के अंदर तो वहाँ पर हवा में ही वो रिफिल हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसी तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है जिससे क्या हो कि उस सैटेलाइट को स्पेस में ही रिफ्यूल करा जा सके ताकि उसकी लाइफ स्पेस के अंदर एक्सटेंड हो। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द सैटेलाइट्स ऑपरेशनल लाइफ सिमिलर टैंक्स वुड ऑल्सो बी यूज्ड टू डीऑर्बिट द सैटेलाइट, thus preventing it from becoming space debris and a threat to other orbital assets. तो जो सैटेलाइट्स है जब उसमें फ्यूल ख़त्म होने वाला है, उसकी ऑपरेशनल लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो ये टैंकर्स क्या करेंगे कि ये टैंकर्स बेसिकली उस सैटेलाइट को डी ऑर्बिट या उस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो स्पेस का मात्र कचरा नहीं बन के रह जाए, स्पेस डिब्री नहीं बन के रह जाए। क्योंकि अगर वो स्पेस डिब्री रोज़ इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, अगर ये इतने सारा स्पेस डिब्री स्पेस में ही इकट्ठा हो गया तो बाकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा और ये दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। ऑलराइट, इंडिया स्टेट रन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अप टू हैव दिस टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड एन इंडियन स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट एजेंसी है DRDO, तो उसने इस टेक्नोलॉजी के लिए इस नए स्टार्टअप के साथ में डील्स की है ताकि इंडियन स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट पर इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा सके। ऑलराइट, इसके अलावा एक फ्रेंच कंपनी से भी बातें चल रही है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि DRDO आखिर है क्या। तो ये याद रखना है कि DRDO वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, it is working to establish a world class science and technology base for India and provides our defense services decisive edge by equipping them with internationally competitive solutions and systems. तो बेसिकली क्या काम करता है, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है ताकि जो इंडिया की डिफेंस सर्विसेज हैं, इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इंडिया की जो डिफेंस एजेस हैं,
उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके एज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो. ऑलराइट, to empower India with cutting-edge defense technologies, a mission to achieve self-reliance in critical defense technologies and systems, while equipping our armed forces of the state-of-the-art weapon systems and equipment in accordance with requirements laid by three services. तो बेसिकली क्या है कि इंडिया को कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है इंडिया का वो पूरा करने के लिए, और आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, इन तीनों विंग्स को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसका एम है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. हमने पढ़ा कि एक ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी से यूज़ करने वाला एक सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है 2023 के अंदर, वो ऑर्बिट में या स्पेस में भेजा जाएगा. उसके अलावा DRDO के साथ में डील चल रही है, एक फ्रेंच कंपनी के साथ में भी बात चल रही है. DRDO है क्या, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी. अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज रूल्स फॉर टैपिंग अ फ़ोन, कि जो फ़ोन टैप करते हैं उसके लिए क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल है. तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि शिवसेना के जो लीडर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ये क्लेम किया है कि जो IPS ऑफिसर है रश्मि शुक्ला, जो CRPF के साथ में पोस्टेड है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बचा रही है, क्योंकि शुक्ला के खिलाफ एक FIR फाइल हुई है मुंबई में, जिसमें कि ये कहा गया है कि शुक्ला जो हैं IPS शुक्ला, उन्होंने राज्यसभा MP राउत और NCP लीडर एकनाथ खड़से का जो फ़ोन है वो टैप करवाए थे. ऑलराइट, तो इस बात पे FIR चल रही है, और इसी की वजह से जो ये फ़ोन टैपिंग वाला जो इशू है ये उभर कर वापस सामने आया है. अब इंडिया में फ़ोन्स टैप कैसे किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जो फिक्स लाइन फ़ोन्स होते हैं या लैंडलाइन फ़ोन्स जो होते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि मैकेनिकल एक्सचेंजेस होते हैं, जो वायरिंग होती है उसमें कुछ तरीके की ट्वीकिंग होती है, जिससे कि जो ऑडियो सिग्नल है उसको दूसरी तरफ राउट किया जा सके, दूसरी तरफ ले जाया जा सके, ताकि तीसरा पर्सन भी उस बात को, उस कॉन्वर्सेशन को सुन सके. ऑलराइट, व्हेन एक्सचेंजेस वेंट डिजिटल, टैपिंग वाज डन थ्रू अ कंप्यूटर. जब ये एक्सचेंजेस डिजिटल हुए, जब वो कॉर्डलेस फ़ोन आए, जब कम्युनिकेशन डिजिटल हो गया, तो टैपिंग जो थी, फ़ोन टैपिंग, वो बेसिकली कंप्यूटर से की जाती थी. अब जो मोबाइल फ़ोन का एरा है, इसमें अथॉरिटी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि एयरटेल हो गया या जियो हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है, जिन्हें उस रिक्वेस्ट को मानना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लॉ. ऑलराइट, नाउ हु कैन टैप फोन्स. तो ये फ़ोन टैप करने की जो पावर है वो किन किन के पास में है, तो स्टेट्स में तो पुलिस के पास में फ़ोन टैप करने की पावर होती है. सेंट्रल लेवल पे 10 तरह की एजेंसीज हैं जिनके पास फ़ोन टैप करने की पावर है. ये 10 एजेंसियां हैं: इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CBI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, रॉ, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर. तो सेंट्रल लेवल पे 10 एजेंसियों के पास में इस तरीके की पावर है. अगर कोई दूसरी एजेंसी फ़ोन टैप करती है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इलीगल. सिर्फ इन 10 एजेंसीज और उसके अलावा जो स्टेट पुलिस होती है उनके पास ही ये पावर है. नाउ व्हाट लॉज गवर्न दिस, मतलब जो फ़ोन टैपिंग का जो इशू है या फ़ोन टैपिंग जो करते हैं उसमें वो उन पे कौन से लॉज लगते हैं उसके बारे में डिस्कशन है. तो बेसिकली मेजर जो लॉ है दैट इज़ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. तो इसका जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फ़ोन टैपिंग कैन बी डन बाय द सेंटर और स्टेट्स इफ दे आर सेटिस्फाइड इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी of India, the security of state, friendly relations with foreign states, a public order of preventing incitement to the commission of an offence. तो फ़ोन टैपिंग तभी करी जा सकती है जब गवर्नमेंट इस बात पे सेटिस्फाई होती है कि ये ज़रूरी है फॉर पब्लिक सेफ्टी, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर. तो बेसिकली ये सब जो ग्राउंड्स हैं फ़ोन टैपिंग के. अब प्रेस के लिए एक्सेप्शन है कि प्रेस मैसेजेस इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स accredited to the central government or state government shall not be intercepted or detained unless their transmission is prohibited under this subsection. तो इंडिया जो अपने बेसिकली जो प्रेस मैसेजेस होते हैं उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है ना डिटेन किया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट ने इनके ट्रांसमिशन को इस एक्ट के अंतर्गत बैन किया है, प्रोहिबिट किया है.
तो ये मेजर एक्सेप्शन है फॉर द प्रेस। और जब फ़ोन टैपिंग होगी तो उस टाइम पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो रीजंस को रिकॉर्ड करे इन राइटिंग। ऑलराइट, किस रीज़न से ये फ़ोन टैप किया जा रहा है उसका रीज़न दैट शुड बी गिवन इन राइटिंग। ऑलराइट, हु ऑथोराइजेस फ़ोन टैपिंग, कि फ़ोन टैपिंग को एक्चुअली ऑथराइज कौन करता है? तो रूल 419A जो है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 2007 का, उसमें फ़ोन टैपिंग के जो ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग फ़ोन टैपिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे तो किए जाते हैं, वो दिए जाते हैं ऑर्डर्स बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और स्टेट लेवल पे दिए जाते हैं सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट। ऑलराइट, तो ये दोनों सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों, ये दोनों अथॉरिटीज होती है जो कि फ़ोन टैपिंग के ऑर्डर्स दे सकती है। ऑलराइट, सर्विस प्रोवाइडर को ये ऑर्डर्स राइटिंग में दिए जाने चाहिए, तभी वो फ़ोन टैप कर सकता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपन्स इन एन इमरजेंसी, जैसे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनमें कि फ़ोन टैपिंग इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो ऑर्डर है वो एक ऑफिसर द्वारा दिया जाता है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक्स पे या उससे ऊपर की रैंक्स पे हो। ऑलराइट, रिमोट एरियाज एंड ऑपरेशनल रीजन, जैसे ऐसे एरियाज में फ़ोन टैपिंग की ज़रूरत है जहाँ पर कि प्रायर परमिशन मिलना मुश्किल है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है या कुछ और भी XYZ इशू होगा, तो उस टाइम पे सेंटर क्या कर सकती है? अ कॉल कैन बी इंटरसेप्टेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड और सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द ऑथोराइज सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो सेंट्रल लेवल पे तो वो कॉल तभी इंटरसेप्ट कर सकते हैं जब जो सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके हेड या जो सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर है वहाँ के, उनका प्रायर अप्रूवल हो। स्टेट लेवल पे ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा की जा सकती है, लेकिन वो IGP की पोस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट से के होने चाहिए या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 3 दिन के अंदर अंदर ये फ़ोन टैपिंग का जो ऑर्डर आया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ऑलराइट, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ़ोन टैपिंग का जो इशू है उस पर 7 दिन पे अपना 7 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन देगी। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब मुंबई में 26/11 अटैक्स हुए थे तो अथॉरिटीज़ के पास में ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने का टाइम नहीं था, तो उन्होंने सिंपल क्या किया, IB को एक अपना ईमेल भेजा और जो टेररिस्ट के फ़ोन थे उनको अंडर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया। तो इमरजेंसी के अंदर दीज रूल्स नीड नॉट बी फॉलोड। व्हाट आर द चेक्स अगेंस्ट मिसयूज? ठीक है, तो सब रूल 1 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसका एक सब रूल है, वो बेसिकली क्या बोलता है कि ऑफिसर शैल कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ अक्वायरिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय अदर मीन्स। ऑफिसर को ये ट्राई करना है कि फ़ोन टैपिंग के अलावा अगर किसी अलग मीन से, अलग तरीके से वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं तो वो वैसा करें। डायरेक्शन शैल बी इशूड ओनली व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अक्वायर द इंफॉर्मेशन बाय एनी अदर मीन्स। तो डायरेक्शंस तभी इशू की जानी चाहिए जब किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन अक्वायर करना पॉसिबल नहीं हो। ऑलराइट, तो फ़ोन टैपिंग को एक्चुअली फ़ोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, उस वजह से इस तरीके की स्ट्रिंजेंट डायरेक्शंस दी जाती है अगेंस्ट फ़ोन टैपिंग। डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और लेस। तो बेसिकली 2 महीने तक आप एक बार ऑर्डर आपको मिला है तो मैक्सिमम 2 महीने तक आप उस फ़ोन को टैप कर सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन नॉट बियॉन्ड 180 days। ऑलराइट, एनी ऑर्डर इशूड बाय कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैज़ टू कंटेन रीजंस एंड अ कॉपी टू बी फॉरवर्डेड टू अ रिव्यू कमिटी विद इन 7 working days। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक लिखित में रीजंस दिए जाना ज़रूरी है ताकि ये कॉपी को रिव्यू कमेटी को भेजा जा सके विद इन 7 days। ऑलराइट, सेंट्रल लेवल पे की बात करें तो कमेटी जो है, जो रिव्यू कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा हेड की जाती है और जो टेलीकॉम सेक्रेटरी है वो मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये रिव्यू कमेटी है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 months। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि 60 दिन तक मैक्सिमम आप किसी का फ़ोन इंटरसेप्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो रिव्यू कमेटी है उसको 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम एक बार मिलना ही पड़ेगा ताकि वो इंटरसेप्शन रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सके। अगर कोई इंटरसेप्शन रिक्वेस्ट को रिन्यू करने की बात आ रही है तो उस पर भी वो अपना डिसीजन दे सके। ऑलराइट, अगर इस रिव्यू कमेटी को लगता है कि फ़ोन टैपिंग के लिए जो डायरेक्शंस फॉलो किए गए हैं वो दूसरे ऊपर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो ये कह सकती है कि जिस भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फ़ोन टैप किया है वो सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं।
Directions for interception are to specify the name and designation of the officer and the authority to whom the intercepted call is to be disclosed, and also specify that the use of intercepted call shall be subject to provisions of section 5 clause 2 of the Telegraph Act. तो बेसिकली इंटरसेप्शन का जो डायरेक्शन उसमें क्या है कि आपको ऑफिसर, जो भी ऑफिसर ये डायरेक्शंस दे रहा है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, या किस अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी इंटरसेप्टेड कॉल डिस्क्लोज मतलब देखेगी या सुनेगी, ठीक है। और ये स्पेसिफाई करना कि जो इंटरसेप्टेड कॉल है वो सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो टेलीग्राफ एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग की जा रही है। ऑलराइट, और ये जो डायरेक्शंस हैं ये राइटिंग में सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाना ज़रूरी है। और वो देगा कौन? एक ऐसा ऑफिसर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एडिशनल एसपी या उसकी बराबर की रैंक का हो, उससे नीचे की रैंक का ना हो। द ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द इंटरसेप्टेड कॉल। जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, जो इंटरसेप्टेड कॉल के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन हुज मैसेजेस हैव बीन इंटरसेप्टेड, द अथॉरिटी टू हुम द इंटरसेप्टेड कॉल्स हैव बीन डिस्क्लोज, डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉपीज एट्सेट्रा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको देखनी पड़ेगी कि किसके किसके मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कौन सी अथॉरिटी उन मैसेजेस को पढ़ेगी या सुनेगी। उसके अलावा ये कॉपीज़ जब हो गया इंटरसेप्शन, बात ख़त्म हो गई है, केस ख़त्म हो गया है, तो ये डिस्ट्रक्शन कैसे होगा इन कॉपीज़ का। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस सब के रिकॉर्ड्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर को या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको रखना ज़रूरी है। The designated nodal officers of the service providers are supposed to issue acknowledgement letters to the security law enforcement agency within 2 hours on the receipt of an intimation. तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं जिनको ये अथॉरिटी होती है कि वो फ़ोन टैपिंग के जो रिक्वेस्ट आती है उनको एड्रेस करें, तो उनको एक्नॉलेजमेंट लेटर्स देने पड़ेंगे विदिन 2 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ एन इंटीमेशन। जब उनको इसके बारे में रिक्वेस्ट मिली है तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उनको एक्नॉलेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वो इंटरसेप्शन ऑथराइजेशंस की एक लिस्ट देंगे, ठीक है, टू द नोडल ऑफिसर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ताकि हर 15 दिन में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंफर्म करे कि हाँ वो अभी भी इस पर्सन का फ़ोन टैप कर रहे हैं। इट मेक्स द सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी तरीका लीकेज ना कर दें इन्फॉर्मेशन की या फिर जो फ़ोन कॉल है, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इन केस ऑफ अनऑथराइज इंटरसेप्शन द सर्विस प्रोवाइडर मे बी फाइंड और इवन लूज इट्स लाइसेंस। अगर कोई इंटरसेप्शन अनऑथराइज होता है तो सर्विस प्रोवाइडर जो है उस पर फाइन लग सकता है, इवन उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो इस न्यूज़ में हमने पढ़ा कि जो फ़ोन टैपिंग लॉ है उसका स्कोप क्या है, कौन से ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं। तो ये सब इश्यूज़ हमने इसके अंदर पढ़े। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फिशिंग फॉर वर्केबल सोल्यूशंस इन द पाकवे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 15 महीने बाद में इंडिया श्रीलंका जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पर मीटिंग हुई है। But between the two meetings of the joint working group, a number of unfortunate events have occurred in the Pak Bay region that encompasses India's Tamil Nadu and Sri Lanka's northern province. तो बेसिकली 15 महीने के गैप में 2 बार मीटिंग्स हुई जो हैं, उनके बीच में इतने सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से जो पाक बे रीजन है, जो फिशरमैन क्राइसिस चलता है और हमेशा श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं। सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सिंपली इट मीन्स कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, इशू क्या है, ठीक है। जस्ट एज सेक्शंस ऑफ फिशरमैन फ्रॉम द पाक बे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु कंटिन्यू टू ट्रांसग्रेस द इंटर मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, cases of many of them getting arrested and their boats impounded by the Sri Lankan authorities continue. तो जैसा कि आपको पता है कि जो कई बार क्या होता है कि जो इंडियन फिशरमैन है स्पेशली फ्रॉम तमिलनाडु, वो लोग क्या करते हैं कि जो पाक बे की बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से निकल कर वो कई बार इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, मतलब इंडिया श्रीलंका के भी जो वाटर्स है उनकी जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर लेते हैं ताकि वो फिशिंग कर सके। और इस केस में श्रीलंका के वाटर्स में एंटर करने की वजह से उनमें से कई फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है या उनकी बोट्स जो होती है वो जब्त कर ली जाती है। ऑलराइट, what has precipitated matters is that in early February the impounded boats, about 140 in number, were auctioned despite a bilateral understanding on the matter. तो सबसे ज़्यादा ये मैटर बड़ा क्यों है, क्योंकि फरवरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो 140 जब्त की हुई बोट्स थी उनको श्रीलंका ने ऑक्शन कर दिया। ऑलराइट,
जबकि इंडिया से उनके नेगोशिएशन चल रहे थे, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी. तो दैट इज अ बिग बोन ऑफ कंटेंशन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इशू है यूज ऑफ मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलर्स. तो ये क्या है कि सिर्फ दो स्टेट्स के बीच में ही लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है. मतलब इस कहा जाता है कि जो मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलिंग होती है, जो फिशिंग का जो ये मेथड है, ये बहुत मरीन इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और इंडिया ने भी इस बात को माना है. Another issue of the fishermen of Tamil Nadu is the lack of fishing areas consequent to the demarcation of IMBL in June 1974. तो बेसिकली जून 1974 में क्या हुआ था कि इंडिया और जो श्रीलंका है वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचे थे कि ये पर्टिकुलर वाटर्स वाला एरिया जो है, ये एरिया या ये लाइन जो है, ये इंडिया और श्रीलंका के वाटर्स को अलग करती है. प्रॉब्लम क्या आई कि जो इंडियन वाटर्स है वहाँ पर रॉकी एरिया ज़्यादा है, कोरल रीफ ज़्यादा है, तो वो शैलो वाटर्स हैं. शैलो वाटर्स में फिशिंग होना पॉसिबल नहीं है, तो वो फिशरमैन के लिए, जो इंडियन फिशरमैन है उनके लिए बहुत अनसस्टेनेबल हो जाता है. देखा जाए तो धनुषकोडी जो है, धनुषकोडी और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसके बीच में सिर्फ 9 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है, जो कि शैलो वाटर एरिया है. सिमिलरली देवीपट्टनम और IMBL के बीच में 34 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है. ठीक है, तो ये बहुत कम एरिया है. अंडर द तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन 1983, मैकेनाइज्ड बोट्स कैन फिश ओनली बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट. जबकि जो तमिलनाडु के जो रेगुलेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडियन फिशरमैन जो है वो कोस्ट से सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स दूर जाकर ही फिशिंग कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि वो रॉकी एरिया है, वहाँ पे कोरल रीफ ज़्यादा है, तो फिशिंग का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जो फिशरमैन है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो जाता है. इस वजह से वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के जो वाटर्स हैं, मतलब श्रीलंका की बाउंड्री में चले जाते हैं. ठीक है, और ये सबसे बड़ा इशू है between India and Sri Lanka. Now, fisher level talks. The present situation can be utilized to bring the fishermen of the two countries to a negotiating table. तो इस present situation से क्या होगा, ये present situation को resolve किया जा सकता है अगर ये दोनों जो 2 countries के fishermen हैं इनको ही negotiate, आपस में negotiate करने दिया जाए. इनके जो representatives हैं उनको ही आपस में deliberate करा जाने दिया जाए. ठीक है. This is because the Indian government's 2-month ban on fishing on the east coast of the country began on April 15. तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ईस्ट कोस्ट पे जो फिशिंग है उस पर 2 महीने का बैन लगा दिया था. दैट बिगेन ऑन April 15. It is up to Sri Lanka now to ensure that the talks take place as the Indian side is keen on resuming fisher folk level deliberations. अब श्रीलंका को आगे से पहल करनी पड़ेगी ताकि ये टॉक शुरू हो सके. इंडिया ने तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया है, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपने फिशरमैन पे बैन लगा दिया है, लेकिन अब श्रीलंका को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए बातें शुरू करे, फिर से टॉक्स को स्टार्ट करे. ऑलराइट. While Indian fishermen can present a roadmap for their transition to deep sea fishing and alternative methods of fishing, the Sri Lankan side has to take pragmatic view that the transition cannot happen abruptly. तो इंडियन फिशरमैन जो है वो बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि फिशिंग के ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं, डीप सी फिशिंग जो है उसमें हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं. लेकिन श्रीलंका साइड को ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन एकदम से नहीं हो सकता है. इंडिया फिशरमैन को कुछ टाइम के लिए रियायत दी जाए कि वो अपनी तरफ अपने लिए सस्टेनेबल फिशिंग तो एटलीस्ट कर पाएँ. To elicit a favorable response from the fishermen of northern province, the Tamil Nadu fishermen have to submit themselves to the short and swift transition for which the government in India have to come forward to perform the role of guarantors. तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि तमिलनाडु फिशरमैन को ट्रांजिशन करना पड़ेगा. ठीक है, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को एज अ गारंटर का रोल प्ले करना पड़ेगा. इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंकन गवर्नमेंट को आश्वासन देना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन हो रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. डीप सी. तो अगला इशू है डीप सी फिशिंग, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट कह सकती है श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि इंडिया स्विच करेगा टुवर्ड्स द डीप सी फिशिंग, जो कि सस्टेनेबल भी है इंडियन फिशरमैन के लिए, और इससे जो इंडियन फिशरमैन है वो श्रीलंका के मैरीटाइम वाटर्स को क्रॉस भी नहीं करेंगे. तो वो बेसिकली क्या है, इट विल टेक टाइम. There is a compelling need for the central and state governments to implement in Tamil Nadu the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना in a proactive manner. तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है स्पेशली डेडिकेटेड टू फिशरमैन,
तो उसको बहुत प्रोएक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को प्रोएक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि तमिलनाडु के फिशरमैन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. The scheme covers alternative livelihood measures including seaweed cultivation, open sea cage cultivation and sea ocean ranching. तो ये दूसरे जो सीवीड का कल्टीवेशन होता है, बेसिकली सीवीड्स का जो यूज़ है वो कॉस्मेटिक से लेकर मेडिसिन सब में होता है. उसके अलावा ओपन सी केज कल्टीवेशन है, सी ओशन रैंचिंग है. तो ये सब इश्यूज़ में तो ये स्कीम क्या करती है कि इन सब चीज़ों पे इन फिशरमैन को डाइवर्ट करती है, नॉट ओनली फिशिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीप सी फिशिंग. वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद श्रीलंका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हार्बर. तो इंडिया ने एमओयू साइन कर रखा है फिशरीज हार्बर्स के डेवलपमेंट्स के लिए. तो इसमें क्या होगा, इसको मॉडिफाई करके डीप सी फिशिंग को भी इंक्लूड किया जा सकता है ताकि जो हमारे जो श्रीलंका इंडियन फिशरमैन है उनको भी फ़ायदा हो, इससे जो श्रीलंकन फिशरमैन है उनको भी फ़ायदा हो. इट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट दैट द JWG हैज agreed to have joint research on fisheries which should be commissioned at the earliest. तो JWG जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है उसने अग्री किया है कि वो फिशरीज पर एक जॉइंट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, और लेकिन इसको जल्द से जल्द शुरू करने की बहुत ज़रूरत है. Such a study should cover the extent of the adverse impact of bottom trawling in the Park Bay region. इस टाइप की स्टडी से क्या होगा कि बॉटम ट्रॉलिंग का जो एडवर्स इम्पैक्ट है पार्क बे रीजन में वो भी कवर हो सकता है. The two countries should explore the possibility of establishing a permanent multi-stakeholder institutional mechanism to regulate fishing activity in the region. तो बेसिकली जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को बेसिकली एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुरू करना चाहिए ताकि क्या हो कि उस एरिया में जो IMBL जो इंटरनेशनल मैरीटाइम वाटर्स है वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो सके. श्रीलंका को लीनियंटली भी इस मैटर से डील करना पड़ेगा. क्यों? जैसे कि 16 फिशरमैन हैं उनको उन्होंने अरेस्ट कर रखा है तो उनका रिलीज़ कर सकते हैं वो, और जो इम्पाउंडेड या जब्त की हुई फिशिंग बोट्स हैं उनको भी ये वापस छोड़ सकते हैं. तो लीनियंटली अगर श्रीलंका डील करता है तो इंडिया भी बहुत कोऑपरेट करेगा और इससे एक सस्टेनेबल सोल्यूशन या एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन इन दोनों कंट्रीज़ को मिल सकता है. सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो अगला इशू है डीप सी फिशिंग, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट कह सकती है श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि इंडिया स्विच करेगा टुवर्ड्स द डीप सी फिशिंग जो कि सस्टेनेबल भी है इंडियन फिशरमैन के लिए, और इससे जो इंडियन फिशरमैन है वो श्रीलंका के मैरीटाइम वाटर्स को क्रॉस भी नहीं करेंगे. तो वो बेसिकली क्या है, इट विल टेक टाइम. There is a compelling need for the central and state governments to implement in Tamil Nadu the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना in a proactive manner. तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है स्पेशली डेडिकेटेड टू फिशरमैन, तो उसको बहुत प्रोएक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को प्रोएक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि तमिलनाडु के फिशरमैन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. The scheme covers alternative livelihood measures including seaweed cultivation, open sea cage cultivation and sea ocean ranching. तो ये दूसरे जो सीवीड का कल्टीवेशन होता है, बेसिकली सीवीड्स का जो यूज़ है वो कॉस्मेटिक से लेकर मेडिसिन सब में होता है. उसके अलावा ओपन सी केज कल्टीवेशन है, सी ओशन रैंचिंग है. तो ये सब इश्यूज़ में तो ये स्कीम क्या करती है कि इन सब चीज़ों पे इन फिशरमैन को डाइवर्ट करती है, नॉट ओनली फिशिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीप सी फिशिंग. वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद श्रीलंका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हार्बर. तो इंडिया ने MOU साइन कर रखा है फिशरीज हार्बर्स के डेवलपमेंट्स के लिए. तो इसमें क्या होगा, इसको मॉडिफाई करके डीप सी फिशिंग को भी इंक्लूड किया जा सकता है ताकि जो हमारे जो इंडियन फिशरमैन है उनको भी फ़ायदा हो, इससे जो श्रीलंकन फिशरमैन है उनको भी फ़ायदा हो. इट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट दैट द JWG हैज agreed to have joint research on fisheries which should be commissioned at the earliest. तो JWG जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है उसने अग्री किया है कि वो फिशरीज पर एक जॉइंट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, और लेकिन इसको जल्द से जल्द शुरू करने की बहुत ज़रूरत है. Such a study should cover the extent of the adverse impact of bottom trawling in the Park Bay region. इस टाइप की स्टडी से क्या होगा कि बॉटम ट्रॉलिंग का जो एडवर्स इम्पैक्ट है पार्क बे रीजन में वो भी कवर हो सकता है. The two countries should explore the possibility of establishing a permanent multi-stakeholder institutional mechanism to regulate fishing activity in the region. तो बेसिकली जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को बेसिकली एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुरू करना चाहिए ताकि क्या हो कि उस एरिया में जो IMBL जो इंटरनेशनल मैरीटाइम वाटर्स है
वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सके और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो सके। श्रीलंका को लीनियंटली भी इस मैटर से डील करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि 16 फिशरमैन हैं, उनको उन्होंने अरेस्ट कर रखा है, तो उनका रिलीज कर सकते हैं वो, और जो इम्पाउंडेड या जब्त की हुई फिशिंग बोट्स हैं उनको भी ये वापस छोड़ सकते हैं। तो लीनियंटली अगर श्रीलंका डील करता है तो इंडिया भी बहुत कोऑपरेट करेगा और इससे एक सस्टेनेबल सोल्यूशन या एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन इन दोनों कंट्रीज को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया यूके रिलेशंस गिवन अ बूस्ट। तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वे इंडिया के दौरे पे हैं और उन्होंने कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनके खास दोस्त हैं और वो इस साल के एंड तक एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है यूके रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, तो इंडिया और यूके ने बहुत अच्छी डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है और कहा है कि वो इस साल के एंड तक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जैसा कि कॉन्टेक्स्ट में देखा हमने, कि वो साइन कर लेंगे। उसके अलावा जो लैंड, सी, एयर स्पेस या साइबर स्पेस में जो थ्रेट्स है उनसे भी डील करने की दोनों कंट्रीज़ ने बात की है और यूके इंडिया के साथ में एक नई फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पे पार्टनरशिप करेगा। उसके अलावा जो मैरीटाइम डोमेन है, जो समुद्र वाला जो एरिया है मैरीटाइम डोमेन, वहाँ पर भी थ्रेट से डील करने के लिए दोनों कंट्रीज पार्टनरशिप कर रही हैं। यूके जो है एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस बेसिकली इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या होगा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है वो भी कम हो जाएगा, डिलीवरी टाइम जो है इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का वो भी मिनिमम हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये पहला ब्रिटिश OGEL है। ऑलराइट, और उसके अलावा इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इंडियन पीएम ने कहा कि जो इंडियन ओशन रीजन है वो बेसिकली फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड होना चाहिए। वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा ओपन होना चाहिए, जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। और इंडिया ने उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है जो कि यूके ज्वाइन करने की बात कह रहा है, उस मूव का भी बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। नाउ इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया है बेसिकली, दे वेलकम्ड इट्स फाइनलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स फॉर ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। उसके अलावा इंडिया और यूके जो हैं वो $100 मिलियन जो हैं 14 सालों में $100 बिलियन को भी को फाइनेंस करेंगे, ताकि इंडिया से थर्ड कंट्रीज़ जो हैं, थर्ड कंट्रीज़ जो हैं एशिया, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक में, उनमें क्लाइमेट स्मार्ट इंक्लूसिव इनोवेशंस लाए जा सकें और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीच किया जा सके। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टैकल क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। दिस विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टार्टअप्स एंड MSME सेक्टर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड इन मेकिंग इनोवेशंस ग्लोबल। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज $1 बिलियन पब्लिक फाइनेंस थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इंडियन पीएम ने यूके का जो पब्लिक फाइनेंस का जो कमिटमेंट है कि 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट द्वारा, उसके थ्रू 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी यूके। ऑलराइट, तो इंडियन पीएम ने इसको बहुत वेलकम किया है ओवर द पीरियड ऑफ 2022 एंड 2026। नाउ इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, तो दोनों जो साइड्स हैं, इंडिया यूके, दोनों ने इस पर सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया है और कहा है कि हमें एडिशनल 425 मिलियन को डॉलर्स को मोबिलाइज करना है ताकि इंडिया में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके अलावा 10 years ऑफ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन अंडर इंडिया यूके डेवलपमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, तो इस पे भी उन्होंने 10 years का कोलैबोरेशन करने की बात की है। Looked forward to finalizing the mutual recognition of qualifications and a framework for nursing staff, and agreed to continue cooperation on outstanding areas related to social security arrangements and legal services. तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस है नर्सिंग स्टाफ की, जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो उस पर भी कोऑपरेशन करने की बात की है, जिससे कि और बाकी जो दूसरे डायमेंशंस हैं, सोशल सिक्योरिटी, लीगल सर्विसेज, उन पर भी इन्होंने कोऑपरेशन करने की बात की है। बोथ साइड्स स्पेसिफिकली हाईलाइटेड द सक्सेसफुल इंडिया यूके कोलैबोरेशंस बिटवीन गिफ्ट सिटी एंड यूके फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम एंड अग्रीड टू डेवलप ग्रेटर लिंकेजेस बिटवीन द टू कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है उसका दोनों साइड्स ने बताया कि ये इंडिया यूके का कोलैबोरेशन था और ये कितना सक्सेसफुल रहा है, तो उसके बारे में भी इन दोनों साइड्स ने बात की।
Now, also noted the successful resolution of recent taxation issues as a positive step to further strengthen investor confidence on both sides. जो taxation issue था बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में, इसका भी बहुत सक्सेसफुली दोनों ने रेजोल्यूशन किया है और उसके बारे में भी इन दोनों ने बात की है, दोनों साइड्स ने. And they discussed new cooperation on clean and renewable energy, which is aimed at supporting India's energy transition away from imported oil and increasing its resilience through secure and sustainable energy and addressing climate change in both UK and India. तो जो क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर दोनों कंट्रीज़ ने डिस्कस किया कि क्या कोऑपरेशंस हो सकते हैं ताकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेड ऑयल से अपना जो डिपेंडेंस है वो कम कर सके और सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ स्विच कर सके ताकि क्लाइमेट चेंज का इशू जो है उसको भी एड्रेस. तो बेसिकली जो इंडिया का ट्रांजिशन है फ्रॉम द इम्पोर्टेड ऑयल टुवर्ड्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस वो सपोर्ट करेगा. उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको भी रिजॉल्व करने में ये हेल्प करेगा. इसके अलावा क्या इन्होंने कोलैबोरेशन की है या क्या उनके बीच में डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो बेसिकली इंडिया और यूके जो है वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब भी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा सके. उसके अलावा जो ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है जो कि COP 26 में अनाउंस किया गया था और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात चल रही है, इन सब पे कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन किया जा सके तो ये भी यूके और इंडिया आपस में लॉन्च कर रहे हैं. डोमेस्टिक एनर्जी और इकोनॉमिक रेजिलियंस को बूस्ट करने के लिए यूके और इंडिया जो है वो एज अ फोर्स फॉर गुड ग्लोब जो है उस पर कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी फोर्स की तरह उभर के आएंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे टुवर्ड्स बूस्टिंग द डोमेस्टिक एनर्जी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस. बोथ गवर्नमेंट्स आर कमिटिंग अप टू $75 million to roll out adaptable clean tech innovations from India to a wider Indo-Pacific and Africa. तो दोनों गवर्नमेंट जो हैं ये क्लीन टेक सोल्यूशंस को रोल आउट करने के लिए 75 मिलियन यूरोस की भी कमिटमेंट कर रहा है. ठीक है, और किधर की तरफ टुवर्ड्स द वाइडर इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीका. और उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट और गर्ल्स एजुकेशन पे भी काम करने की दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुई हैं, डेलिब्रेशंस हुई हैं. तो इंडिया और यूके के बीच में क्या क्या कोऑपरेशंस की बात चल रही है, कौन कौन से कोऑपरेशंस हो गए हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए. इस न्यूज़ में इतना ही. थैंक यू.